हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर होने वाली है। जैसा कि अब आप लोग को स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को अपने में स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर बताना है आप लोग को। ठीक है, तो जो साइड में हेडिंग हम डाल देंगे समयुग्मजी। ठीक है, तो क्या होता है समयुग्मजी की डिफिनेशन देख लीजिए कि जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे लंबापन तो डबल टी कैपिटल, और बौनापन होगा तो यहाँ पर स्मॉल टी हो जाएंगे दो बार। ठीक है, इसका देखिए दूसरा अंतर जो हो जाएगा विषम युग्मजी में, क्या हो जाएगा अंतर इसका कि यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन असमान या फिर अलग अलग होते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कि शंकर लंबा पौधा, यहाँ पर एक आपको कैपिटल दिखेगा, एक स्मॉल दिखेगा, तो वो हो जाएगा हमारा विषम युग्मजी। ठीक है, जहाँ पर दोनों बराबर होंगे जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये मेरा हो जाएगा समयुग्मजी। ठीक है, तो ये बेसिक सा अंतर होता है दोनों के बीच में। उसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। ठीक है, ये देखिए रिसेंटली 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या होता है। तो हमने भैया साइड में हेडिंग डाल दी कि मेंडल का प्रभाविता का नियम। क्या लिखेंगे इसके अंदर हम लोग कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, ठीक है, अलग अलग लक्षणों वालों में, ठीक है, अगर संकरण करा दें तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। ये किसने बताया था, मेंडल ने। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसका डायग्राम देखते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़ हम लोग को। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग डिफिनेशन में पढ़ के आए हैं, तो देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा चीज़ कि यहाँ पर क्या होंगे, ये जनक है। ठीक है, जो एक तरह से माता पिता होते हैं। ठीक है, जनक है। ये शुद्ध लंबा पौधा है। ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया कैपिटल टी, मतलब टॉल, मतलब शुद्ध लंबा पौधा। यहाँ पर लिख लिया शुद्ध पौना, मतलब कि दो बार स्मॉल टी हमने लिख लिया। ठीक है, युग्मक क्या निकलेगा, इसका एक युग्मक निकलेगा कैपिटल टी, इसका एक युग्मक निकलेगा स्मॉल टी। दोनों के बीच में हमने संकरण करा दिया तो यहाँ पर पीढ़ी F1 यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, कौन सी बनेगी, 100% संकर लंबे, आधा इसका रहेगा आधा इसका रहेगा, ये दोनों की संतान कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगी। तो ये था मेंडल का प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर पूछ रहा है। ठीक है, मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप के पर टिप्पणी लिखी है या अंतर, बात वही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, साइड में हमने हेडिंग डाल दी यहाँ पर जीनोटाइप। क्या होता है जीनोटाइप, जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं, अर्थात जीनोटाइप जीव के अनुवांशिक संगठन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिनोटाइप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं जो जीव में बाहर से ही दिखाई देने वाले लक्षणों को प्रभावित या फिर दिखाई देता है, जैसे कि आँख का रंग, पौधे का लंबापन या फिर बौनापन। तो जो जीव को बाहरी देखने से पता चल जाता है, बाहरी लक्षणों को देखता है, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। और जो अंदर के अंदरूनी जो हमको दिखाई नहीं दे सकते उन लक्षणों को देखता है, उनको बोलते हैं जीनोटाइप। क्या नहीं दिखाई दे सकता हमें, डीएनए अपना, हम अपना खुद का डीएनए नहीं देख सकते। ठीक है, तो वही डीएनए मतलब जीनी संरचना को नहीं देख सकते, वो होंगे जीनोटाइप। और जो यहाँ पर बाहरी, सॉरी एक सेकंड, जो जीनोटाइप मतलब जीनी संरचना को देखते हैं वो होते हैं जीनोटाइप, और जो बाहरी लक्षणों को देखते हैं वो होते हैं फिनोटाइप। उसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम अंतर देखने वाले हैं डीएनए और आरएनए के मध्य अंतर। तो पहला अंतर देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए क्या होता है, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। फिर इसका पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो एक तो इसका फुल फॉर्म ही आप लोग को बना देना है पॉइंट। ठीक है, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, इसका पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। फिर देखिए इसमें एजीटीसी मतलब कि एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। इसमें एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन नामक क्षारक पाए जाते हैं। जो इसमें एक यूनिक चीज़ होती है वो होती है बच्चों यूरेसिल, इसमें पाया जाता है, और इसमें गुआनिन पाया जाता है। ठीक है, ये आपस में कभी मैच नहीं करते हैं। सॉरी एक सेकंड, इसमें थायमिन पाया जाता है। ठीक है, थायमिन, ये कभी आपस में मैच नहीं करते, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि थायमिन इसमें पाया जाए या फिर यूरेसिल इसमें पाया जाए, ये कभी नहीं हो सकता। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यह आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। ठीक है, मतलब जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को होता है वो डीएनए पहुंचाता है। आरएनए का होता है, ये प्रायः प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा अंतर था डीएनए आरएनए में। 4 से 5 पॉइंट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यही आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर जाके आराम से लिख आइएगा। बहुत ही कम शब्दों में ये लिखा गया अंतर आप लोग के लिए। ठीक है, तो जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, मात्र आप लोग के पास कुछ ही घंटे बचे हैं केवल एग्ज़ाम शुरू होने में, तो जल्दी से इसको पढ़ के ख़त्म कर लीजिए।
उसका देखिए हम यहाँ पर देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन में इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो क्या होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो लिखी हुई है यहाँ पर, डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन करने की जो होता है डीएनए के खंडों की मैचिंग करना या किसी व्यक्ति की पहचान करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है विधि की, देखिए इसका उपयोग भी हम आप लोग को ऐसे ही बता दे रहे हैं कि उपयोग ये होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया तो आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ फॉरेंसिक टीम जाती है जांच करने। तो फॉरेंसिक टीम का काम क्या होता है वहाँ पर जांच करने का, वो एक एक बारीकी से देखती है फिंगरप्रिंट को, स्प्रे टाइप का होता है वो डालते हैं, उनको फिंगरप्रिंट के निशान वहाँ मिल जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं उस फिंगरप्रिंट के निशान को एक पेपर पे उठा लाते हैं, ठीक है, ला के अपने लैब में ये कंप्यूटर पे उस फिंगरप्रिंट को सर्च करते हैं और उस जो फिंगरप्रिंट से उसकी शक्ल तक दिखाई जाती है, समझ लीजिए जिसका वो अंगूठे का निशान होगा। मान लीजिए आपका वहाँ पे अंगूठे का निशान अगर उनको मिल गया तो आपकी पूरी फ़ोटो उनके लैपटॉप कैमरे पर या फिर लैपटॉप में जो भी होगा स्क्रीन पर आ जाएगी। तो वो होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये किस किस चीज़ों से होती है ध्यान दीजिएगा, आपके बालों से, नाखूनों से, ठीक है, और बाकी खून से, ये तीनों चीज़ों से आप लोग की शक्ल बनाई जा सकती है कंप्यूटर में एकदम रियल शक्ल। ठीक है, ये होता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अंतर है हमारा सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। क्या अंतर होता है एक्टिव इम्यूनिटी और जो होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं हम। इसमें शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम एक तरह से। फिर ये यहाँ पर ये प्रतिरक्षी किसी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्टि कराई जाती है। इसमें प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं। उसके यहाँ पर तीसरा यहाँ पर है कि यह क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है, इसमें शरीर में प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है। तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण 3 डिफरेंसेस। उसको देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फिर क्या है, टाइफाइड का कारक लक्षण व रोकथाम के उपाय बताइए। तो क्या होता है देखिए, टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से होता है, साल्मोनेला। ठीक है, यह रोग प्रायः 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में ही होता है। इस रोग का संचरण घरेलू मक्खी के कारण संक्रमित भोजन करने से होता है। कोई भोजन आपने खाना परस के रख दिया और आप फ़ोन चलाने लगे या टीवी देखने लगे, तो उतनी देर में क्या होगा, उस भोजन पर मक्खी या फिर मच्छर जो होंगे बैठेंगे आके, वहाँ पर वो अपना मल मूत्र त्यागेंगे। और भी कई तरह के वायरस, मान लीजिए वही मक्खी बाहर कूड़े में बैठी है, ठीक है, नाली में बैठी है, वही आके आपके खाने पे बैठ जाएगी। तो ऐसे में दूषित कर देती है आपका खाना। आप खा लेते हैं, बच्चे वहाँ पर छोटे जो 1 से 15 वर्ष की आयु, इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है 1 से 15 वर्ष की आयु। इस बीच के जो बच्चे होते हैं वो इतना उनको नॉलेज नहीं होता है संक्रमण को लेकर, तो वहाँ पर वो लोग खा लेते हैं, इसी से उनको क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। लक्षण क्या होते हैं टाइफाइड के देख लीजिए। टाइफाइड रोग के निम्न लक्षण हैं, जैसे कि मस्तिष्क पीड़ा मतलब कि सर में दर्द, टाइफाइड ज्वर यानी बुखार आना तेज़ी से, जो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है। ठीक है, मतलब दोपहर में वो खूब तेज हो जाता है। उसके बाद संक्रमण के में प्रत्येक दिन शारीरिक ज्वर में वृद्धि होती रहती है। अगर आपको संक्रमण हो गया है टाइफाइड का तो दिन पर दिन बुखार क्या होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इसके परीक्षण, रोकथाम व उपचार। ठीक है, कैसे इसका हम रोकथाम उपचार कर सकते हैं और क्या इसका परीक्षण होता है। देखिए, इसका परीक्षण विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। ठीक है, शिशुओं को टैब का टीका लगवाना चाहिए, छोटे बच्चे जो होते हैं, ताकि उनको ही टाइफाइड ना हो। ठीक है, टीकाकरण से प्रतिरक्षण का प्रभाव, एक तरह से इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, टैब मतलब कि टाइफाइड इम्यूनिसेशन या फिर रिकमेंडेशंस। ठीक है, सॉरी, हाँ, रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पर टीकाकरण इसको बोला जाता है शुद्ध हिंदी में। 3 वर्षों तक रहता है इसका असर। आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए हमको, भोजन ढक कर रखना चाहिए, बाजार की खुली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। तो ये तो हम लोग के लिए भी है भैया, ये बच्चों के लिए नहीं है, हम लोग के लिए भी सब चीज़ें हैं कि आसपास सफाई रखनी चाहिए, भोजन ढक कर रखना चाहिए और बाजार की खुली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम का, जो कल का आपका पेपर है। मेरी यही उम्मीद है, मेरी यही आशा है कि आप लोग पेपर खूब अच्छा करके आएँ, पूरी मेहनत आप लोग की रंग लाए, सारा पढ़ा हुआ आपके एग्ज़ाम में आए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।